अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज कौमी असेंबली इजलास में सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। जब ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब को माइक दिया गया तो उन्होंने अपने सवालात दोहराए कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कब होगी और उन्हें अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। जवाब ना मिलने पर ऑपोजिशन लीडर ने असेंबली में ना बैठने और बजट का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने इस 2 नंबर की हुकूमत से कह दीजिए कि कब इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी। उसकी आंख का मसला है, इंसानी मसला है, उसको शिफा ले। गवर्नमेंट से जवाब लेते हैं जी। हम इस तरह इस पार्लियामेंट में नहीं बैठे, ना हम बजट में हिस्सा लेंगे, ना आपकी असेंबली चलने देंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे हम अभी बायकॉट करके निकल जाते हैं। मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी हलकों में हलचल पाई जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम में उतनी दिलचस्पी लेती नजर नहीं आती जितनी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के वक्त दिखाई देती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पहले ब्रूट मेजॉरिटी से आईनी तरामीम पास करवाने के पैगाम दिया करते थे, 28वीं आईनी तरमीम पर चंद माह कबल उनका कहना था कि एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफी हैं। आइन ऐसी दस्तावेज नहीं कि उसे बार बार तब्दील किया जाए। जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब कहते हैं, हम तो आम कानून साजी भी मशावरत के साथ करते हैं, तो आईनी तरमीम मशावरत के बगैर कैसे हो सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब है। आईनी तरमीम जब भी आएगी, पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी, उनकी इसमें रहनुमाई भी होगी। जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। हम तो आम कानून साजी जो है वो मुशावरत के बगैर नहीं करते। तो आईनी तरमीम कैसे हो सकती है? कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हल तलब है। 28वीं आईनी तरमीम के बायस नई सियासी सफबंदियों को खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशन के आसार नुमायां होते नजर आ रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाक पर सूबे के साथ गैर मुनसिफाना सलूक का इल्जाम आयद कर दिया। सोहेल आफरीदी साहब ने वफाकी हुकूमत को करते हुए कहा कि अगर आप आइन को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। आप इस आइन का किताब नहीं मानेंगे, आपका तो फिर कौन मानेगा। खैबर पख्तूनख्वा को बाकी मजबूर ना किया जाए, उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का कहना था कि हमारे सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इससे अवाम मुतासिर हो रहे हैं। आम आदमी पूछ रहा है कि वफाक गंदुम के मामले पर क्यों खामोश है। हमारे सूबे के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अवाम इससे सफर कर रहे हैं। अवाम से आवाज उठ रही है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा ये सारी चीजें रियासत को दे रहे हैं तो आज रियासत हमारी गंदम पे क्यों खामोश है। दुनिया भर में 85% से ज्यादा आबादी 18 साल की उम्र में वोट डाल रही है, लेकिन यहाँ एक नई बहस छिड़ गई है कि वोट डालने के लिए उम्र की हद 25 साल मुकर्रर कर दी जाए। आपको दिखाते हैं कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। वोटर की उम्र बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ है? अंडर डिस्कशन तो एटलीस्ट। अच्छा। देखें, अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन ही लड़ सकता तो फिर वो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर। सिर्फ एक ही रोज में राना सनाउल्लाह साहब ने अपने मौकिफ में तब्दीली लाते हुए कहा कि वोटर की उम्र 25 साल करने के लिए हुकूमती सतह पर कोई गौर नहीं हो रहा। ये एक राय है और किसी की राय को रोका नहीं जा सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर गौर हो रहा। मैंने कहा कि इसके ऊपर एक राय है। वो राय जो है वो किसी की भी हो सकती है, अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। इस बात का सरफेस होना बताता है कि आखिर कहीं ना कहीं तो इस बात पे गौर और फिक्र हो रहा था, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल के बायस अब हुकूमत यू टर्न लेना चाहती है। इस बात से कतई नजर के हुकूमती वुज़रा वोटर की उम्र 25 साल करने की तौजीह पेश करते रहे। आज वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने उम्र की हद 25 साल करने को अफवाह करार दे दिया। रूमर्स के ऊपर कमेंट करना बनता ही नहीं है। तो रूमर 100 तरह के चल रहे होते हैं, पता नहीं कौन ये चलाता है, बट आई थिंक रूमर्स के ऊपर अब मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे पता लगा दिस आर ऑल रूमर्स, तो इस पे कंजेक्चर के ऊपर अब कमेंट तो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा होता है कि वोट डालने की हद 25 साल मुकर्रर की जाती है तो तकरीबन 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 2 करोड़ 46 लाख 68 हजार वोटर्स लिस्ट से निकल जाएंगे। दुनिया भर के आदाद शुमार पर नजर डालें तो अमेरिका, बरतानिया, चीन और भारत जैसे बड़े ममालिक समेत दुनिया की अक्सरियत 18 साल की उम्र में वोट डालने के उसूल पर अमल पैरा है। ऑस्ट्रिया, ब्राजील, अर्जेंटाइन, इक्वाडोर और माल्टा जैसे ममालिक ने तो इसे 16 साल तक महदूद कर रखा है, जबकि यूनान
इंडोनेशिया और शुमाली कोरिया में 17 साल के नौजवान वोट डाल सकते हैं। दुनिया में सिर्फ चंद ममालिक हैं जहां वोट डालने के लिए उम्र की हद 18 साल से जायद है। सिंगापुर, ओमान, लेबनान और कुवैत में ये हद 21 साल, जबकि मुत्तहदा अरब अमीरात दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इंतखाबी अमल के मखसूस ढांचे में उम्र की हद 25 साल है। 18 साल की उम्र में शनाख्त मिल सकती है, गाड़ी चलाने की इजाजत दी जा सकती है, टैक्स दिया जा सकता है, शादी का फैसला हो सकता है। 17 साल की उम्र में अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होकर मुल्क का दिफा किया जा सकता है। 21 साल की उम्र में ब्यूरोक्रेट बनकर मुल्क चलाया जा सकता है। सिविल जज बनकर लोगों की तकदीर के फैसले किए जा सकते हैं, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर नस्लों की तरबियत की जा सकती है। तो फिर वोट डालने के लिए हद 25 साल क्यों? 2024 के इलेक्शंस के बाद गैलप एग्जिट सर्वे पोल के मुताबिक 18 से 24 साल के नौजवानों में से 22% ने नून लीग जबकि 38% ने पीटीआई को वोट दिया था। अब अगर हुकूमत इस सिमत में आगे बढ़ती है तो करोड़ों वोटर डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे और उसमें बड़ी तादाद खुद नून लीगी वोटर्स की भी होगी। अब बात करते हैं बजट की। शहबाज शरीफ हुकूमत अगले माह अपना 5वां बजट पेश करने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ये शिकायत नहीं कर सकती कि माशी मंसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं मिल सका। ताहम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि माशी सूरत हाल मुसलसल स्टैगफ्लेशन का शिकार है, यानी सुकड़ती हुई मईशत, बेरोजगारी की बुलंद शरह और तेजी से बढ़ती हुई कीमतें। रवा माली साल माशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.7% तक रहा। महंगाई दोबारा बढ़कर माहाना बुनियादों पर डबल फिगर में आ चुकी है। अवाम अभी पेट्रोलियम के और जो लेवी के मद में माशी असरात बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और अब हुकूमत ने अपनी इंतजामी नाअहली के हल के तौर पर IMF को गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए गैस लेवी आयद करने की तजवीज दी है। हाल ही में वजीर आजम साहब ने माशी नाकामियों का मलबा ईरान अमेरिका जंग पर डाल दिया। हमारी मईशत को मैक्रो लेवल पर पांव पे खड़ा कर दिया था, लेकिन ये अचानक ये जो जंग शुरू हुई, हमारी जो पिछले 2 साल की इज्तिमाई काविशों उनको ज़ोफ पहुंचा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तो वाज़े आदाद शुमार की नफी करते हुए कहती हैं कि 2024 में महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा था, 2025 में महंगाई का ग्राफ स्टेबल हुआ और अब 2026 में महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा, 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, 2026 में महंगाई का ग्राफ यूं है। माशाअल्लाह। IMF का वफ्द 2026-2027 के बजट की तैयारी के लिए मुल्क में मौजूद है, मगर जब यही नून लीग ऑपोजिशन में थी तो क्या कुछ कहा करती थी, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान नियाज़ी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो। नाज़रीन, एक तरफ जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपना मुसलसल पांचवा बजट पेश करने जा रही है, और क्या ये काफ़ी एक अरसा होता है एक किसी भी हुकूमत के लिए कि वो अपने जो माशी प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर जो नाकामियाँ इस वक्त वो कहते हैं कि 2 साल के अरसे में जो हमने एफर्ट्स की उस सब पे जो है वो पानी फिर गया ईरानी और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ ये जो एक नई इस मुल्क में डिबेट छिड़ी है जो कि वोटर की एज के हवाले से, और राना सनाउल्लाह साहब के अगरचे वो तरदीद भी आ गई, उन्होंने कहा ये इब्तिदाई एक बातचीत इस पे हुई है, राय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने भी इसको एक अफवाह करार दे दिया। तो दुरुस्त कौन कह रहा है, और जो आज असेंबली में वॉकआउट हुआ है उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं दानियल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर। दानियल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। दानियल अजीज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि उनकी हुकूमत का ये 5वां बजट पेश होने जा रहा है, आपको लगता है कि ये काफ़ी एक अरसा होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दे सके, क्योंकि ये भुट्टो साहब के बाद अब शायद शहबाज शरीफ साहब के पास ये एजाज़ होगा, और अभी भी लेकिन एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू 2 रोज़ कबल की वो 2030 तक का 35 का बल्कि गालिबन 2035 का हवाला दे रहे कि पाकिस्तान जो है कुड बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बेसिकली जी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस गए हैं। उसकी वजह यह है कि उनके साथ जो उनको मतलब तारीखी तौर से जो लेगेसी मिनिस्टर्स मिले हैं, दर हकीकत उनको कोई आइडिया नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में शायद शहबाज शरीफ साहब खुद तो इस ख्वाहिश के मालिक हैं, और उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और उन्होंने एक अलहदा प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, वो एक नया फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए
तो वो मेरे ख्याल में छुटकारा हासिल कर रहे थे माजी के स्टेटस को से। लेकिन उसमें जो लोग उनको मिले हैं, जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया एहसन इकबाल साहब का, अभी आप देखें जो एहसन इकबाल साहब का प्रोग्राम है उसके तमाम फिगर्स पिछले 2 साल में बुरी तरह पिट चुके हैं, यानी वो कहीं करीब भी नहीं आ सकते, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया गया। वो एक एमओको की दुनिया में रह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो पता नहीं कितनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये चीजें अच्छी लगती हैं तकरीरों में, जब आपने जाके वो मोरक्को से तमगो की कोशिश करनी है, ये वो क्या फारसी अरबी बोलते रहे, लेकिन दर हकीकत उनके कोई पाँव नहीं है उनके पूरे प्लान के। और मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें दम था। अगर इसको लेके आगे चलते, आपको याद होगा वो 2 टास्क फोर्स बनी, फिर ये तैयार हुआ, फिर सितंबर में ये अनाउंस होना था, फिर वो डार साहब के पास चले गया, फाइनली दिसंबर में ये जो उड़ान प्लान है ये अनाउंस हो गया, और फिर जनवरी में पीएम साहब के वेबसाइट के ऊपर ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लग गया। तो इस तरह से ये चूहे बिल्ली की खेल जो है ये चलती चली आ रही है। लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ है कि पाकिस्तान बुरी तरह सफर कर रहा है। अभी जो मसलन ये वो कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप, अगर 3-4 बावर्ची होंगे तो एक नमक डालेगा, दूसरा आगे पूछे बगैर वो भी नमक डाल देगा। तो ये जो डार साहब ने 2024 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक एक एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को यकीनी बनाने के लिए 50% तक एक मार्केट में पैसा पिंकवाया बैंकों से, तकरीबन 2 ट्रिलियन, और अभी फिर से जो अभी सितंबर गुजरा है उसमें फिर से दोबारा हम देखते हैं कि 1 ट्रिलियन और झोंक दिया गया इसमें। तो इसमें जब ग्रोथ नहीं हो रही, यानी एवरेज ग्रोथ 1.7% है पिछले 4 बरस में, तो जाहिर बात है जब आप इतना पैसा फेंकेंगे, ठीक है मैं मानता हूं कि वो रीफाइनेंस का पैसा नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट जैसे कोविड में पीटीआई के दौरान हुआ, उन्होंने तो हद ही कर दी, लेकिन ये इसका भी इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो IMF है वो कह रही है कि जी हम ये मशरकी वुस्ता ये पाकिस्तान की टीवी पे चलता होगा, हम नहीं कोई लचक दे रहे, आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप ये टैक्स अचीव ना करें और ये जो मुख्तलिफ हदफ आपने आपको दिए हैं वो अचीव ना करें। तो अगर आप स्टाफ रिपोर्ट पढ़ें उसमें साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने केस बनाने की कोशिश की लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं थी। तो इसलिए इनके हदफ वहीं पे जहाँ पर है, ये मशरकी वुस्ता पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिए ठीक है, लेकिन दर हकीकत जो है इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो जब ऐसे लोग हो गए, जैसे आपने खुद ही बता दिया एहसन इकबाल साहब जैसे, जो एक वहां ग्वादर जाके बताते हैं, आप अंदाजा करें ग्वादर जाके बताते हैं कि मैंने यहाँ पर खजूर खाई है और इस खजूर का जब हलवा बनेगा ये हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इनको ये पता है 60,000 टन सालाना खजूर इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, सिर्फ हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। राइट, बदान साहब आपने जिस तरह से कहा कि टू मनी कुक्स, हुज़ैफा साहब टू मनी मिनिस्टर्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो 2 साल की शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि हमने जो हमारी काविशें थी या कामयाबियां थी, ईरान जंग पे तो मलबा तमाम तर नहीं डाला जा सकता। अभी दानियाल साहब भी जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि IMF आके मुल्क में उसका वक्त आपका बजट बना रहा हो, जो आपसे वो तवक्कुआत रखता है, आपके कुछ काम तो खुद भी करने के थे। जी बहुत शुक्रिया जी हलीना शबीर साहिबा, हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने जो मदऊ किया। गुजारिश ये है कि जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर कड़ी शराइतों के साथ दाखिल हों, और उन कड़ी शराइतों के पीछे भी वजह ये हो कि जब IMF का पिछला प्रोग्राम था, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने उस प्रोग्राम को अपनी मर्जी से सबोताज किया। सर 5 साल में जान छुड़वा देते हमारी IMF से। ऐसा नहीं होता ना जी, ये मुझे मुकम्मल करने दें या आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाएं। नहीं मैं आपसे हुकूमती मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ जी। हाँ मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। बात ये कि अगर तो सिर्फ 4 साल बानी तहरीक इंसाफ ने जो लोन लिए हुए हैं उनसे जान छुड़ाना होती तो 5 साल बिल्कुल पूरे थे। अगर 78 सालों के अंदर आपका जो लोन है वो कई $100 बिलियन पे पहुंचा हुआ हो, और उसके बाद आप ये कहें कि जो मौजूदा हुकूमत है वो 5 साल के अंदर अपने जाती रेवेन्यू से जो टैक्स कलेक्शन से इकट्ठा होता है वो 78 साल का लोन भी उतार दे, IMF का मौजूदा लोन भी उतार दे और मुल्क को मुआशी ट्रैक पे भी चढ़ा दे, ये इम्पॉसिबल है। आपकी इकोनॉमी यानी $4 बिलियन पे हमने टेकअप किया था और आज 19-20 बिलियन डॉलर पर पहुंची है। तो 19-20 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फर्क जो है वो 4-5 बिलियन डॉलर से अगर ऊपर जाए तो आपकी मईशत दिवालिया होने का खदशा लाक हो जाता है। और इसीलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर हुकूमत को 2 चैलेंजेस थे। पहला तो कीमतों का था, दूसरा ये था कि अगर हम इस रेट के ऊपर मसनूआत मंगवाते रहे तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल इतना डिफरेंस पैदा हो जाएगा, डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर चला जाएगा और आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी।
तो हमारी जैसी हुज़ैफा साहब, आपके countries हैं- मिनिस्टर्स ने एतराफ़ किया है कि रेवेन्यू में शॉर्टफॉल जो था, एफबीआर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सका, तो उसका आवाम भुगत रही है। ये बात तो एतराफ़ आ चुका है। जी नहीं, अलीना साहबा, ये भी ऐसे नहीं है। आपकी बात बिल्कुल आधा सच तो जरूर है। नहीं, लेकिन लेवी मैं बढ़ाने का मुकम्मल सच मकसद आपके तो सामने यही था, रखूंगा। इसका एतराफ़ है ऑन रिकॉर्ड। नहीं, मैं मुकम्मल सच भी आपके सामने रख देता हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये वही बात है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, लेकिन आगे लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। एक तो मैं लेवी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन समझे आप IMF है और मैं पाकिस्तान हूं। IMF आपकी ये बात सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ कि आप कहें कि हमारे मुल्क में FBR ने 600 अरब या 700 अरब का शॉर्टफॉल किया है, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उन्होंने जो शॉप यानी जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, उन्होंने टैक्स का जो टारगेट है वो अचीव करने में रुकावट बने। IMF कहेगा जी तो सो व्हाट, हमने आपको 14,700 या 600 अरब का जो टारगेट दिया वो अचीव करें, चाहे वो जिस तरीके से भी करें। अगर तो आप मुझे, दानियाल अजीज साहब भी बैठे हुए हैं, ये भी इकोनॉमी को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह अल्टरनेट मॉडल बता दें कि 2 महीने के अंदर उस शॉर्टफॉल को कवर करने का क्या तरीका था। अगर हम IMF को नाराज कर दें, दानियाल अजीज साहब इसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये ना लगाते लेवी, फॉर एग्जांपल IMF नाराज हो जाए तो आपका डॉलर 1,000 पे चला जाएगा, आपका मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। मकसद कहने का ये है कि जब आपकी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो, ये भी मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बानी तहरीक इंसाफ अगर 150 से पेट्रोल की कीमत बढ़ाते मुल्क के लिए बेहतर होता, बढ़ाते, उन्होंने नहीं बढ़ाई। मकसद ये कि जज्बाती फैसले नहीं होते। आपकी इकोनॉमी 70-78 सालों के अंदर जिस जगह पर पहुंची है, तो आपको रियलिस्टिक फैसले लेना पड़ते हैं। लेकिन उसको उन्होंने जज्बाती फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कीमतें नहीं बढ़ा रहा, और IMF को नाराज कर दिया। तब उन लोगों ने यही आप जैसे उनके जो भी खैर ख्वाह दोस्त हैं, उन सबने कहा कि जी IMF को अब इनकार कर दे। तो उसका क्या हुआ कि हम IMF ने हमारी नाक रगड़वाई। 1.5 साल बाद IMF ट्रैक के ऊपर आया, लेकिन वो शराइत, इतनी कड़ी शराइतें हैं कि हम उससे अभी तक निकल नहीं पा रहे। लेट्स हियर इट फ्रॉम दानियाल साहब। मैं अब यही बात आपकी, दानियाल साहब जी आप इसमें कमेंट करिएगा। दानियाल साहब, IMF और शॉर्टफॉल, क्या इनके पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो सकते थे? जी, असल में शॉर्टफॉल की वजह यह है, देखें जब बजट बनता है तो उस वक्त आप जब रेवेन्यू बताते हैं तो वो कोई हवा में से फिगर नहीं आ जाता जिसको जमीनी हकायक के साथ पमाइश नहीं की जाती। तो अगर आपने ये जो इन्होंने 17 का ट्रिलियन का जो हदफ उस वक्त दिया था, या सॉरी 15 ट्रिलियन का जो हदफ दिया था, तो उस वक्त इन्होंने उसकी तमाम मदें जाहिर की थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे जैसे साल गुजरा वैसे वैसे ये उन मदों को जिसमें से इन्होंने कलेक्ट करना था उसके से ही हटते चले गए। अब आप देखें एग्रीकल्चर टैक्स 2 साल से हम लूडो खेल रहे हैं, कानून बन चुके हैं, 1 साल हो गया, रेट तय हो गया, सब कुछ इस साल फिर उन्होंने कलेक्ट किया। इसी तरह से आपका रिटेल टैक्स है, रिटेल टैक्स पे इन्होंने बहुत वादे वदूद किए हैं। यहाँ से शुरू हुआ 3 साल पहले कि जी ये हम ताजर दोस्त ऐप चलाएंगे। जब वो उन्होंने नहीं महसूस किया चलेगा तो फिर इन्होंने दुकानदार की पमाइश के ऊपर जो है एक टैक्स बना दिया फिक्स्ड कि जी हर महीने आप ये देंगे, और वो नोटिफिकेशन हो गया, उससे भी भाग गए। फिर हमें अब पता चला कि इस दफा इन्होंने एक नया कानून निकाला, उसमें ये बताते हैं मैस नजिंग करेंगे। अब भला आलम ये लंगड़ियाल साहब की कौन सी लैंग्वेज है, हमने तो नहीं किसी टेक्स्ट बुक में कभी पढ़ा कि मैस नजिंग भी को बला होती है। लेकिन बहरहाल IMF की रिपोर्ट में हुकूमत का मौक़िफ़ मौजूद है कि जी हम मैस नजिंग करेंगे। अब वो मैस नजिंग नहीं हो पाई, तो सवाल ये बनता है कि जब आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो शॉर्टफॉल तो आएगा। तो जब शॉर्टफॉल आया तो फिर इन्होंने दिसंबर में जाके IMF के साथ मुआहदा किया कि जी ठीक है, अगर हम ये दिसंबर के एंड तक टैक्स कलेक्ट नहीं करते तो फिर हम इन मदों में मिनी बजट देंगे। अब मिनी बजट देने के लिए ये समझते हैं कि वो जो सारा स्टेबिलिटी का राग अलापा हुआ है वो तो दफन हो जाएगा, तो फिर हम यही करते हैं कि हम कोई और तरीका निकालते हैं। इस तरह से तिलकते तिलकते फिसलते फिसलते अपनी बात से, और ये नहीं कि आप मेरा वर्जन लें कि मैं कह रहा हूँ, इनके अपने लंगड़ियाल साहब स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कहते हैं मुझे टैक्स लेने से रोका जा रहा है, और अगर मुझे मजीद रोका गया तो मैं नाम लूंगा। और भाई आपको दानियाल साहब रोक रहे हैं, लीना शिगरी रोक रही है, कौन रोक सकता है? हुकूमत ही रोक सकती है ना। तो नाम ले, जरूर बताएं, ये इनका अपना मौकफ है ना जी। और फिर इन्होंने, इनके हसन इकबाल साहब ने पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट दिया, सारी दुनिया ने देखा, टेलीविजन पे चला कि जी हम लेवी इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप टैक्स नहीं देते। इसका मतलब ये खुद इतराफ कर रहे हैं हमारा टैक्स फेलियर है, exactly. हम लेवी, और लेवी किस पे लगती है? 85% हमारा ईंधन जो है पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं। exactly. तो गरीब को छुरी फेर दी। आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुने। ये इस्लामाबाद का केस ले, अमीर तरीन इलाका है पूरे पाकिस्तान का। दिसंबर में अभी इसी चंद महीने
अब से पहले दिसंबर में इन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया जिसमें इनकम टैक्स के पर्पस के लिए एफबीआर ने प्राइसेस जो है प्रॉपर्टी की उनको अपडेट किया एक हफ्ते के अंदर सिर्फ इसलिए कि कुछ रियल एस्टेट टाइकून्स को वो बात थोड़ी सी चुभी, इन्होंने वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया। आपने कभी सुना कि ये पाकिस्तान के गरीबों के लिए कोई नोटिफिकेशन वापस लेंगे? और 1 महीने बाद जब वो नोटिफिकेशन दोबारा आ गया उसमें कई इलाके गायब कर दिए गए, तो फिर इनकम टैक्स कैसे आना था? तो ये चीजें जब शॉर्टफॉल होता है फिर ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चला। कैसे नहीं पता चला भैया? आपने खुद तो सारा वादा किया, खुद तो सारा कुछ किया, तो अब बारी आई गरीब की। और इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।